नमस्कार, प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज के समय अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। विधानसभा में स्पीकर से भिड़े मंत्री सम्राट चौधरी कहा कि ज्यादा व्याकुल न हो। तेजस्वी यादव बोले, अगर मंत्री को गिरफ्तार नहीं करवा सकते तो सीएम हाउस में शराब का ठेका खोल ले नीतीश कुमार। पटना समेत कई जिलों में मिलने लगे कोरोना के केस। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में बुधवार को अजीब नजारा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष के रवैये को लेकर के बीजेपी विधायक और मंत्री सम्राट चौधरी ने नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष के खिलाफ कुछ ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सम्राट चौधरी के बयान पर अध्यक्ष विजय सिन्हा ने नाराजगी जाहिर करते हुए सदन की कार्यवाही को बीच में ही स्थगित कर दिया और उठकर अपने कक्ष में चले गए। इस घटना से सदन में बैठे हर सदस्य हतप्रभ रह गए। दरअसल सम्राट चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी है, ने सदन में विजय सिन्हा को कहा कि ज़्यादा व्याकुल नहीं होइए, ऐसे सदन नहीं चलेगा। इस बात से आहत होकर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और अपने कक्ष में चले गए। माननीय मंत्री जी, सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको। माननीय मंत्री जी, आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी, आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। 12 बजे दिन में प्रारंभ होगा। वहीं बिहार विधानसभा में बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष के लिए जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, उसे लेकर बिहार की सियासत में नया उबाल आ गया है। विपक्ष मामले को लेकर हमलावर हो गई है और मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने विधानसभा में हुई घटना को सदन का अपमान बताते हुए मंत्री सम्राट चौधरी को घेर दिया और मांग की है कि वह विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगे। नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि मर्माहत हो, विधानसभा में सत्ता पक्ष और मंत्री सदन की गरिमा और आसन की महत्ता को तार तार कर रहे हैं। सरकार के एक भाजपाई मंत्री अध्यक्ष महोदय की तरफ उंगली उठाकर कह रहा है कि व्याकुल मत होइए, ऐसे सदन नहीं चलेगा। कैसे कैसे लोग मंत्री बन गए हैं जिन्हें लोकतांत्रिक मर्यादा का ज्ञान तक नहीं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराब प्रकरण में बिहार सरकार के मंत्री के भाई का कथित रूप से नाम आने के बाद सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया। बुधवार की सुबह पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार 1 अप्रैल तक मंत्री रामसूरत राय को गिरफ्तार करे। अगर 1 अप्रैल तक सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो फिर सीएम आवास में शराब का ठेका खोल दे, साथ ही अपने सभी मंत्री को भी शराब का ठेका दे दे। तो आप एक काम कीजिए, 1 अप्रैल का दिन बहुत खास है, हम मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे। अगर वह समर्थ हैं मंत्री को बर्खास्त करने में और मंत्री के भाई और भगिनी को गिरफ्तार करवाने में, तो मुख्यमंत्री जी को 1 अप्रैल का दिन खास इसलिए है कि 1 अप्रैल के दिन ही मद्य निषेध कानून को लागू किया गया था और 2021 में वो 5 साल 1 अप्रैल को हो जाएगा। तो 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक ठेका जो है सीएम हाउस में खोल लें और एक और ठेके जो है मंत्रियों के आवास में खुलवा दें। इससे अवैध शराब की तस्करी नहीं होगी, आपको मंत्रियों को जो है बर्खास्त करने की ज़रूरत नहीं होगी और गांधी जी भी बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे आपके इस करतूत को देख करके। बापू का बार बार जिक्र करने वाले, मद्य निषेध को लेकर के जिक्र करने वाले, सुशासन की बात करने वाले, ना बचाते हैं ना फंसाते हैं की बात करने वाले, न्याय के साथ विकास करने वाले की जो बातें हैं आप जरा सुन लीजिए। मेरा तो सुझाव होगा कि जरा 1 अप्रैल तक नहीं गिरफ्तार कर पाता है मुख्यमंत्री, नहीं कर सकते हैं, तो आप जरा दुकान खुलवा लीजिए। क्या स्थिति बनी हुई है। अब जिसका भाई 5 महीने से मंत्री का भाई क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, क्योंकि वो मंत्री का भाई
एक तरफ गरीब को फांसी पे सजा हो रही है, कई लोगों का बिना ट्रायल जो है वो केस चल रहा है, लेकिन मंत्री के भाई गिरफ्तार हो ही नहीं सकते। शराबबंदी कानून को लेकर के तो करियर जो है वो पकड़े जा रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन मेन सप्लायर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शहर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके द्वारा प्रदेश के युवाओं को हत्या और लूट जैसे रोजगार दिए जा रहे हैं। तो वही उन्होंने सीतामढ़ी जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर कहा कि जिले में बीते 2 माह में 15 हत्या हुई है। रीगा चीनी मिल बंद पड़ा है, लेकिन जिले का कोई प्रतिनिधि यूनिट नहीं हुआ है। लेकिन एक भी अपराधी की हत्या पर जिले के सभी जनप्रतिनिधि एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने बैरगनिया थाना के राकेश हत्याकांड को उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो हम लोग धन्यवाद देने के लिए फ़ोन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग हमारे किसान महापंचायत में लोग आए, आप मीडिया वाले को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो जिस तरह से लोगों की बात को रखा, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आज जो सीतामढ़ी की स्थिति है और नीतीश कुमार का जो नया रोजगार शुरू हुआ है, बेरोजगारों को जो रोजगार दे रहे, हत्याओं और लूट का जो रोजगार शुरू करा है, उसके खिलाफ बैठे हैं, बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सीतामढ़ी में अगर कोई व्यवसायिक का हत्या होता है तो हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि यूनाइट नहीं हो रहे हैं। रीगा मिल आज बंद हो गई, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि मिले नहीं, एक जगह जमा नहीं हुए, एक साथ मिलकर कहीं सीएम से नहीं मिले। लेकिन एक कोई क्रिमिनल का हत्या होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी हम लोग का सिंपैथी है और उसके जड़ तक लोग नहीं जा रहा और लिख के अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। कोई पंचायत चुनाव को देख रहा है तो कोई देख रहा है प्रशासन वहाँ टाइट है, क्योंकि पिछले 1 साल में वहाँ घटनाएं देख लीजिए, पहले के जो वहाँ थाना प्रभारी तो उनके समय की घटना आज का देखिए तो। लेकिन लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। हमको तो बहुत तरह से लग रहा है कि कुछ लोगों को पार्टी छोड़ना पड़ा उस राकेश जी के कारण। हमको जहाँ तक पता है कि कुछ वार्तालापें हुई थी राकेश और पूर्व के नेताओं के बीच में, जो कि आला कमान को दिया गया था, जिसके कारण बहुत से नेतागण पार्टी छोड़े। वो भी रीजन हो सकता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो गहन और जो सत्य है, जो हत्यारा है उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन निर्दोष के साथ जो हो रहा है, जो प्रशासन के साथ जो गलत तरीका से बात जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं जनप्रतिनिधियों को सलाह दूंगा कि कुछ विकास के कार्य पे भी आप लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आइए। या बहुत खराब लगता है कि किसी सीएस को आप हटाने के लिए एक लेटर लिख रहे हैं, सब जनप्रतिनिधि का साइन हो रहा है, किसी थाना प्रभारी को हटाने के लिए। अरे कम से कम मिल बंद हो गया, उसके लिए भी करते हैं, सीतामढ़ी की सौंदर्यीकरण की बात करते तो अच्छा लगता। ज़्यादा नहीं कुछ ना, धन्यवाद। राज्यपाल कोटा से एमएलसी मनोनयन के बाद अब एनडीए के अंदर कलह शुरू हो गया है। राज्यपाल कोटे की कुल 12 सीटों में से 6 पर जनता दल यूनाइटेड और 6 पर बीजेपी ने अपना चेहरे को विधान परिषद भेजा है। इस फैसले के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सवाल खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि एमएलसी मनोनयन में फैसले का सहयोगियों से बातचीत किए बगैर लिया गया है। इस फैसले से हम के कार्यकर्ता में भारी आक्रोश है। देखिए, बिहार विधान परिषद के लिए जो 12 सदस्यों का मनोनयन हुआ है वह निसंदेह एनडीए के रायशुमारी से नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कैबिनेट के माध्यम से हम लोगों ने जरूर अधिकृत कर दिया था, लेकिन कम से कम सहयोगी दलों से बातचीत कर लेना चाहिए था कि आप करने क्या जा रहे हैं। ना ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की गई, ना ही वीआईपी के नेताओं से बातचीत करी गई, और आपने थोप दिया सरकार के ऊपर में कि भाई ये 12 लोग ही एमएलसी बनेंगे। देखिए, इसको लेकर के हमारी पूरी पार्टी नाराज है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और भारी आक्रोश है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमें अब एक कड़ा डिसीजन लेना होगा। यह कहीं से ठीक नहीं है। अगर हम गठबंधन में शामिल हैं तो हमसे आपको बातचीत करना चाहिए था, बिना बातचीत के आपने थोप दिया। बिहार में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में आंकड़ों में दोगुनी वृद्धि देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 49 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पटना में 15 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बेगूसराय, भागलपुर और गया में 5-5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ राज्य में एक्टिव मरीज की संख्या बढ़कर 340 पहुंच गई है। राज्य में सैंपल जांच की संख्या भी बढ़ा दी गई। मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में कुल 40,592 लोगों की कोरोना जांच हुई है। स्वास्थ्य विभाग तेजी से तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा है। तो वहीं सभी जिले के डीएम को आइसोलेशन सेंटर भी तैयार रखने को कहा गया है, जबकि सभी जिलों के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जहां भी एयरपोर्ट है वहां
मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है, जो कि बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच में जुट गई है। राजधानी पटना के इनकम टैक्स स्थित पंचायत भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व के कुर्मी चेतना महारैली के महानायक लवकुश और पिछड़ा एकता मंच के संयोजक पूर्व विधायक सतीश कुमार और विद्यापति चंद्रवंशी ने बताया कि आज से लगभग 27 साल पूर्व गांधी मैदान पटना में कुर्मी चेतना महारैली का ऐतिहासिक सफल आयोजन मैंने किया था। 1995 में लवकुश एकता मंच का गठन एवं कोयली कुर्मी के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता भी स्थापित कर बिहार में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। परिवर्तन हुआ भी। परिवर्तन के बाद जो कुछ हुआ था उसी का प्रतिफल है कि लगभग 16 सालों से बिहार के मुखिया किसी न किसी रूप में बदसूरत सत्ता पर काबिज हैं। बिहार के अंदर परिवर्तनगामी शक्तियों के चाहत के अनुरूप परिवर्तन का गवाह रहे गांधी मैदान में ऐतिहासिक पूरी चेतना रैली हुआ था। तदुपरांत हमारे नेतृत्व में लवकुश एकता मंच का गठन हुआ, बेटी रोटी का रिश्ता काम हुआ, एक आधार बना और बिहार के सत्ता में परिवर्तन हुआ। एक गए दूसरे आए। आने के बाद लोगों को लगा कि बिहार का तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाना लगेगा, नारी सशक्तिकरण होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगा। लेकिन आज 26 वर्षों के बाद फिर लवकुश एकता मंच अपने आकार और स्वरूप को अपने लिंगानुपातिक ढंग से, अपने आचार विचार व्यवहार के आधार पर, अपने पुरखों के नीतियों के आधार पर उसका विस्तारीकरण करते हुए आज हम देश और प्रदेश के राजनीति में बदलाव के लिए जो पूंजी परस्त सरकार है, सरमाएदारों की खिदमत में खड़ी सरकार है, उसके खिलाफ नए सिरे से गरीब गुरबों का, शोषित पीड़ितों का एक मंच बनाकर हम व्यापक गोलबंदी कर जनहित में कुछ नई बात करने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले समय में इसी की ताकत को आप देखेंगे और जैसा इन्होंने कहा है कि 24 अक्टूबर को गांधी मैदान में इसकी ताकत देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अति पिछड़ा को छोड़कर न आज कोई सरकार बनी है आज तक, न सरकार बनने वाली। इसलिए हम अपने तहे दिल से सतीश बाबू को धन्यवाद देते हैं कि इनका विचार जिस दिशा में जा रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि एक परिवर्तन का युग आएगा और ये क्रांति वीर कहलाएगी। भारत सरकार के 7 निष्ठा के अंतर्गत चलाए जा रहे कुशल युवा को लेकर के केवाईसी बिहार और एसोसिएशन की बैठक पटना के कालिदास रंगालय में आयोजित की गई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने 5 सूत्रीय मांगे एसोसिएशन के द्वारा रखी गई, जिसमें कुशल युवा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से बंद है, उसे अविलंब शुरू करवाने की भी मांग शामिल है। एसडीएम के द्वारा हम लोग जो कुशल युवा प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों का 3 महीने का तकनीकी शिक्षा देते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग केवाईपी कोर्स बोलते हैं। वह कोर्स प्रधान सचिव के द्वारा उसका नामांकन पर रोक लगाया गया है, नामांकन बंद है। 12 दिसंबर से हम लोग का सेंटर स्टार्ट है, पर वो हम लोगों को उन बच्चों को सेंटर पे पढ़ाने को ऑर्डर मिला है जिनका एडमिशन हम पिछले साल 2 फरवरी मार्च 2020 में जिन बच्चों का एडमिशन लिए थे, उन्हीं बच्चों का नामांकन, उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का ऑर्डर है। नया नामांकन पर रोक है। जो पुराने बच्चे हैं उसमें से उपस्थिति 70% से कम है। आज सेंटर का खर्च निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है और प्रधान सचिव के द्वारा एडमिशन की अनुमति नहीं दिया जा रहा है, एडमिशन रुका गया है। सरकार से मांग है, नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि इस योजना को बचाएं। ये सफल योजना को प्रधान सचिव के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है और 5 फरवरी का जो इनवॉइस बना है उसका भुगतान नहीं किया गया है। जो 1 साल के बाद का ये पहला इनवॉइस था उसका भुगतान अतिशीघ्र होना चाहिए था, पर वो भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वैसे तो आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, इसकी सुरक्षा का दायित्व भी हम इंसानों पर है। इसकी शुरुआत कमला जलाधार संरक्षण के तहत कमला बचाओ अभियान शुरू किया गया, जिसके संयोजक विक्रम यादव जी हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं और कमला नदी की भीषण बाढ़ को पूरी दुनिया देख चुकी है, जिससे नेपाल का तराई इलाका और भारत का मिथिलांचल बहुत भयानक तरीके से प्रभावित होता है। इसी बाढ़ जैसी विभीषिका को देखते हुए विक्रम यादव जी ने गंगा बचाओ अभियान के तर्ज पर कमला बचाओ अभियान चलाया है, जिससे प्रति लोगों में नदी के प्रति आस्था जगी और आमजन जल जीवन को लेकर जागरूक हो। इसी पहल के दौरान कमला जलाधार संरक्षण से जुड़े भारत नेपाल के सभी सदस्यों ने नेपाल के पदाधिकारी के संग बैठक
की है, जिसमें कि नेपाल के धनुषा डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफिसर बंधु बस्तोला, धनुषा जिला अनुसंधान के एसपी अभिनव कुमार सिंह, कमला नदी विभाग के चीफ इंजीनियर एकराज भट्ट समेत सभी पदाधिकारी ने कमला नदी के तटबंध का निरीक्षण किया। थैंक यू। आज मैं और हमारे सभी सिक्योरिटी का टीम और हमारे इंजीनियर जो ये कमला तटबंध का इंजीनियर है, उसके टीम मेजर 2-3 काम के लिए इधर आ रहा हूँ। खास करी ये बॉर्डर का सिक्योरिटी का इश्यू कैसा है, हमारा प्रहरी चौकी, हमारा सशस्त्र आर्म्ड पुलिस का स्थिति क्या है, उसका बिल्डिंग, उसका पूर्वाधार कैसा है, वो एक एस्पेक्ट है कि अदर हमारा जो ये डुबान का समस्या है, ये कमला नदी से खासकर रेनी सीजन में उसका अवस्था क्या है, जनता का गुनासों भी सुनने के लिए हमारा है। और तीसरा है जो कमला नदी के टोटल तटबंध जो भारत सरकार के सहयोग में ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, उसका थोड़ा काम बाकी है, उसका अवस्था क्या है, उसका मेंटेनेंस का भी इंस्पेक्शन के लिए हमारा तीसरा उद्देश्य है। और अंतिम में जो कमला बचाओ अभियान है हमारा, कुछ अभियानी ने वो काम कर रहा है, उसका भी क्या है प्रोग्रेस, उसमें हमके रोल क्या हो सकता है, उसके वो भी हमारे आज के एक एजेंडा है। आज जो हम लोग यहाँ पर अभी बैठक किए हैं, अभी यहाँ से हम लोग भारत और नेपाल के बॉर्डर से लेकर कमला नदी के तटे के साथ साथ हम लोग आज चूरे जंगल, जहाँ से उद्गम स्थल है उसके नीचे जो चूरे जंगल है, वहाँ तक के आज जो हमारे नेपाल के ये धनुषा जिला, जो नेपाल के जिला के सारा पदाधिकारी सबके प्रमुख पदाधिकारी सबके CDO साहब, SP साहब लगायत आर्मी के प्रमुख सेनानी लगायत सब गोटे के जो उपस्थित है, आज इस उपस्थित से जो अनुगमन करना है कि जो बाढ़ आता है, फ्लूड आता है, फ्लड के वक्त जो क्या क्या समस्या होता है, बाढ़ की अवस्था क्या है, जर्जर अवस्था है, उसको कैसे हम लोग को फिर क्या करना होगा, इसके लिए अग्रिम तैयारी के लिए हम लोग आज अनुगमन के लिए, विजिट के लिए हम लोग को निरीक्षण कार्यक्रम आज जो CDO साहब के नेतृत्व में आज हम लोग आए हुए हैं। और इसमें आपको जो कमला नदी नियंत्रण आयोजना है, जो कमला नदी पर काम कर रहा है, वो भी देख रहा है, मतलब वो उनको भी उपस्थिति है। तो हमको लगता है कि आने वाला जो कमला नदी के विषय पर, जो कमला नदी जहरीला हो रहा है और पानी नहीं आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, और बाढ़ में बाढ़ आता है, बिना बाढ़ में सुखाड़ आता है, और ये जो बगर हो रहा है, इससे जो प्रकृति और पर्यावरण के हिसाब से वो भी भविष्य में खतरनाक है। इसलिए हम लोग को इससे बचाना है, कैसे बचाना है, इसको निरीक्षण के लिए आज लोग हमको पहला आज शुरुआत। राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बंद मकान में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के जंगली मसालेरी इलाके का है, जहां पर किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जाँच के लिए अस्पताल भेज दिया। तुमको कैसे जानकारी मिली? मतलब हम फ़ोन किए थे सुबह में, तो फ़ोन किए तो नहीं उठाए, फिर दोपहर में किए तो दोपहर में भी नहीं उठाए, तो फिर हम शाम में 3:30 बजे करीब बगल वाला दुकान के फ़ोन किए, दुकान वाला की बात करा देगा, तो वही बोला कि गेट बंद है और पापा खोल नहीं रहे हैं, जाकर अपना तो वही हम आए। क्या नाम था पापा का आपका? सहजानंद कुमार। क्या करते थे? चप्पल बेचते थे। कहाँ पे रहते थे? यहाँ जंगली प्रसाद लेन। कौन लगते हैं आपके? पापा। कुछ नहीं लगता है कि उनके साथ से किसी के द्वारा एकदम का हादसा किया गया है। सर गहराई से हम देखे हैं, छत पर भी गए हैं, ऊपर से देखे हैं, उनके लड़का से भी पूछे हैं, और रूम वगैरह का भी हमने काफ़ी गहराई से मुआयना किया है। इस रंग के देखने से किसी तरह का कोई संदेह नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा कोई हादसा किसी के द्वारा किया गया होगा। क्या नाम था इनका? इनका नाम सहजानंद कुमार। क्या करते थे? चप्पल ऊपर छोटा चप्पल के फुटपाथ पर जो एक ROB के नीचे नाला है, उस पर अथी पर रह के और बेचते थे कुछ सामान वगैरह।
कहाँ पे रहते थे ये? नहीं, इसी घर में रहते थे। लाला पर दुकान बंद करके और वो ठेला से सामान लेके आते थे, अपने घर में रखते थे, फिर सुबह ठेला से जाते थे। औरंगाबाद का दाऊदनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ देर तक रन क्षेत्र में तब्दील रहा है। एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिजन और आक्रोशित लोगों ने पहुंचकर ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार सिंह की जमकर पिटाई कर डाली। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। यहां तक कि बचाने गए उर्मिला कुमारी समेत 2 सफाई कर्मी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी चोटिल हो गए हैं। सभी का इलाज स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संवाद प्रेषण किया गया है। सूचना मिलने पर दाऊदनगर पुलिस ने पहुंचकर बल प्रयोग कर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। देख रहे हैं मार के फाड़ के देख रहे हैं, पुलिस मार रहा है। चलो हटो हटो सामने से। घटी अचानक कुछ लोग आए और धीरे धीरे फोन करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिए। वो लोग बोलने लगे कि कौन सा सुई दिया कि बच्चा मर गया। मामला क्या था? मामला क्या था, ओपीडी के टाइम में हम और प्रभारी बैठे हुए थे। एक बच्चा आया सांप काटा हुआ, तो सांप काटने का दवा का हम लोग पूछे कौन सा दवा है, विनोम है कि नहीं है, तो विनोम है। फिर उसमें रोग का कोई लक्षण नहीं था, तो हो सकता है 2-3 घंटा बाद लक्षण आता। तो 2-3 घंटा में यदि दवाई देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता तो रोगी के बेहतरी के लिए हम उसको रेफ़र कर दिया। तो रेफ़र करने के दरमियान इसका मौत हो गया या क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। उसके बाद मृत शरीर लोग लाए यहाँ से और डॉक्टर को ब्लेम किया और मेरे ऊपर 10-20 आदमी 25 आदमी मिल करके हमको 20-25 घंटा मार दिया। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों को सरकार के द्वारा निजीकरण करने का फैसले को अपने पार्टी की ओर से घोर निंदा और विरोध किया है, क्योंकि ऐसा करने से 30 लाख कर्मचारी को रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कांग्रेस के टाइम में प्राइवेट बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन एनडीए सरकार ने इसका उल्टा कर दिया है। सरकारी बैंक निजीकरण करके कॉरपोरेट के हाथों में दे रहा है, जो काफ़ी चिंतनीय विषय है। देखिए, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों को केंद्र सरकार जिस प्रकार निजीकरण करने का फैसला जो लिया है, इस फैसला को हम अपने पार्टी की ओर से घोर विरोध और निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा देश गुलामी की तरफ खींचता हुआ जा रहा है और एक न एक दिन गुलाम हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले कांग्रेसियों ने जो प्राइवेट बैंक था उसको राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन एनडीए सरकार ने सिर्फ उसका उल्टा कर रहा है। यानी किसी भी सूरत में ये देश के हित में नहीं है, अहित में है। ऐसा करने से पूरा देशवासियों को घाटा होगा। किसी सार ने ठीक ही बोला है, सुना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी सरकार को, सभी के हाथ में कटोरा थमा दिया। यानी भूखमरी के कगार पर पूरा देश को घसीटते हुए जा रहा है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। रोहतास के सासाराम मंडल कार्यालय में सासाराम नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ है। इसके लिए वार्ड पार्षद के बीच वोटिंग कराई गई, जिसमें 40 वार्ड पार्षद में से 38 वार्ड पार्षद ने इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया है। वार्ड नंबर 35 के बिहारी कुमार ने 34 मत मिले हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद रविंद्र कुमार गुप्ता को मात्र 4 मत मिले हैं। इस प्रकार सदर एसडीओ ने वोटों की गिनती के बाद बिहारी कुमार को उप मुख्य पार्षद के लिए विजय घोषित कर दिया। नगर परिषद सासाराम में हम 34 मत लेकर के विजय घोषित हुए हैं। हम नगर परिषद से संदेश देना चाहते हैं, जो भी शहर का काम होगा वो सबसे पहले सफाई, पानी, बिजली, लोगों का जो भी समस्या होगा उसको पूरी तरीके से हम लोग अपने तरफ से पूरा करने का काम करेंगे। जैसा कि पता था कि 17/3 को उप मुख्य पार्षद का चुनाव होना है, जिसमें होता है प्रक्रिया का विधिवत पहले तामिला दिया जाता है। तामिला कराने के बाद आज चुनाव की प्रक्रिया थी। टोटल नगर परिषद सासाराम में 40 वार्ड सदस्य हैं, 2 वार्ड सदस्य अनुपस्थित रहे। उसके चलते निर्वाचन प्रक्रिया का निर्देश होता है कि 1 घंटा इंतजार किया जाए। 1 घंटे इंतजार करने के बावजूद भी 2 प्रत्याशी उपस्थित नहीं हुए वार्ड पार्षद, तो कुल 38 वार्ड पार्षद के बीच में चुनाव कराया गया। 2 अभ्यर्थी थे जो उप मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन किए थे। एक थे बिहारी कुमार नूरगंज वार्ड नंबर 35 के और दूसरा थे रविंदर कुमार गुप्ता फसलगंज सासाराम वार्ड नंबर 10 के।
निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई, निर्वाचन संबंधी सभी जानकारी शुरुआत में उनको दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया में मतपत्र एक मत पेटी में डाला गया है, अपने सिंगल करके डाला। निर्वाचन समाप्त होने के बाद टोटल कुल 38 मतपत्र पाए गए। 38 मतपत्र में 38 मतपत्र वैलिड पाए गए, विधिमान्य थे, जिसके आधार पर चुनाव मतगणना किया गया। मतगणना में बिहारी कुमार को कुल 34 मतपत्र आए और रविंदर कुमार गुप्ता को 4। इस तरह कुल 30 के डिफरेंस से बिहारी कुमार जीते, जिन्हें मतगणना समाप्ति के बाद शपथ पत्र दिलाए गए। शपथ पत्र दिलाने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इस तरह रामनवमी के शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की 43वां शोभा यात्रा के पावन अवसर पर तैयारी हेतु द्वितीय बैठक मछट्टा स्थित राजेश कुमार चंद्रवंशी के आवास पर रामचंद्र प्रसाद चंद्रवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संचालन मुलारी राय ने किया है। आगामी 20 मार्च संध्या 7 बजे कार्यालय में आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक में हर वार्ड में बैठक कर आम जनता को शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए अपील भी किया जाएगा। प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाने से लोग काफ़ी हर्ष हैं और उसके एक झलक पटना सिटी को शोभा यात्रा में दिखने को मिले, इसके लिए समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य लगे हुए हैं। ये है उसमें लोग लगेंगे और पहले से भव्य रूप में इसका आयोजन होगा। पहले से ज़्यादा लोग समय देंगे। करने वाले तो प्रभु राम हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। डालास की खबरें बताएंगे, आप देख रहे हैं प्रेस न्यूज़। नमस्कार।